अब आरएसएस के बारे में क्या राय है, और अगर श्री देवेगौड़ा जैसे व्यक्ति की राय है, मैं यहां किसी की कृपा से नहीं आया हूं और किसी कृपा से नहीं बोलूंगा। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। और आप हमें केंद्र में समय देकर देखो और हम सारी बातें अमल में लाकर दिखा देंगे। हमने एक दूसरे को गाली दी होगी, मगर चलो छोड़ो, आज तो सबको मिलकर बीजेपी को गाली देना है। आप कहिए, आप कह रहे हैं, दबे दबे कह रहे हैं, साफ साफ कहिए, खुलकर कहिए। कमर के नीचे वार नहीं होना चाहिए, नियत पर शक नहीं होना चाहिए। मैंने ये खेल नहीं किया है, मैं आगे भी नहीं करूंगा, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले को पास में रखना चाहिए, चापलूस नहीं तो बिगाड़ देंगे। अगर निंदक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। मित्रों, अध्यक्ष महोदय, मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। यहां श्री शरद पवार बैठे हैं। जब मेरे मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये अलग बात है, मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बार बार इस चर्चा में एक स्वर सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। कमर के नीचे वार नहीं होना चाहिए, नियत पर शक नहीं होना चाहिए। मैंने ये खेल नहीं किया है, मैं आगे भी नहीं करूंगा। आप कहिए, आप कह रहे हैं, दबे दबे कह रहे हैं, साफ साफ कहिए, खुलकर कहिए कि हम किसी भी कीमत पर आपको सत्ता में नहीं आने देंगे। ये भाषा ठीक नहीं है। इस भाषा के पीछे जो भावना है वो और भी गलत है। हिटलर का हुआ खड़ा किया जा रहा है इस सदन में। फासिस्ट
वाद पैदा हो रहा है। इस तरह की यहां जो पहली बार सदन में आए हैं, जिन्हें सदन की मर्यादा का भी पता नहीं है, वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। मैं 40 साल से हूं पार्लियामेंट में। हम दल के रूप में काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के आधार पर कर रहे हैं। हम चुनाव लड़ते हैं तो फैसला कर सकते हैं कि भाई हमने एक दूसरे को गाली दी होगी, मगर चलो छोड़ो, आज तो सबको मिलकर बीजेपी को गाली देना है। अगर ये सामूहिक निर्णय है, मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन इस तरह का निर्णय नकारात्मक होगा, इस तरह का निर्णय प्रतिक्रियात्मक होगा, इस तरह का निर्णय केवल हमें आने से रोकने के लिए होगा, और ये लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने वाली परंपरा नहीं डालेगा। ये आज मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। मैं पत्रकार था, और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। मैं छोड़ना चाहता हूं, मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। वो तो इन बातों की आलोचना करते रहे हैं, हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, आप कैसे कह सकते हैं? और आप कहेंगे तो आप देश की एकता के तोड़क होंगे। और आप हमें केंद्र में समय देकर देखो, और हम सारी बातें अमल में लाकर दिखा देंगे। मगर ये मेरी समझ में नहीं आया कि जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उसकी तो चिंता है, मगर जो 2% है, अभी बरनाला जी का दर्द आपने सुना, उसकी पीड़ा नहीं। अध्यक्ष महोदय, मुझे वो दिन याद है, दिल्ली में दंगों के बाद और सिख भाइयों के कत्लेआम के बाद मेरा भी भाजपा का एक कार्यकर्ता मुझसे रात के अंधेरे में मिलने के लिए आया। मैं उसको पहचान नहीं सका क्योंकि उसके बाल कटे हुए थे, उसके केश कटे हुए थे, दाढ़ी कटी हुई, केश कटे हुए थे। मैंने कहा तुम वही हो? तुमने ये क्या रूप बनाया? रात में क्यों आए हो? चुप कर क्यों आए हो? चोरी छिपे क्यों आए? कहा मैं दिन में आपके पास नहीं आ सकता, मैं केश धारण करके बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए मैंने केशों की बलि चढ़ा दी है। मैंने दाढ़ी से भी मुक्ति मांग ली है, और मैं रात को आया हूं आपके पास अपना दुखड़ा रोने के लिए, अपनी व्यथा रोने के लिए। उस समय हमने दिल्ली के सिखों की वकालत की थी, चुनाव में हमें घाटा हुआ। सिख विरोधी भावना भड़काकर कांग्रेस ने सत्ता हथियाई। हमने ऐसा पाप कभी नहीं किया। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है, और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था, और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इमरजेंसी के खिलाफ अभी बेंगलोर में एक सम्मेलन हुआ था।
और जिसको संज्ञा दी गई थी सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल की, और उसमें श्री देवेगौड़ा उपस्थित थे। वो उस समारोह की तारीख है 26 जून 1995। मैं यहां किसी की कृपा से नहीं आया हूं और किसी कृपा से नहीं बोलूंगा। इस चर्चा में आरएसएस का नाम मैंने नहीं लिया। इस चर्चा में आरएसएस का नाम कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता ने लिया। अब आरएसएस के बारे में क्या राय है, और अगर श्री देवेगौड़ा जैसे व्यक्ति की राय है तो ये अभी तक क्या हुआ था? आरएसएस ये देवेगौड़ा ने जो कुछ कहा वो इस प्रकार है। आरएसएस इज ए स्पॉटलेस ऑर्गेनाइजेशन। In my 40 years long political life, not even once I have criticized RSS. The Chief Minister said that he is telling this with utmost responsibility. He said that he had no two opinions regarding RSS active role during emergency. People who were with Mrs. Gandhi during emergency who praised her, who appreciated emergency, they are today with us and enjoying power. But RSS is the only organization without any black spot. Others have wavered this or that way, Shri Gowda said. ये मैं देवेगौड़ा की निंदा के लिए नहीं कह रहा हूं। देवेगौड़ा ने आरएसएस का मूल्यांकन किया, सही मूल्यांकन किया, इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं। एक बात और इस चर्चा में कही गई जिसका मैं उत्तर देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जन समर्थन प्राप्त नहीं है। काऊ बेल्ट, आई डोंट नो वेयर ये काऊ बेल्ट है, काऊ बेल्ट का समर्थन है। जो काऊ बेल्ट जिससे कहा जाता है उसको इस तरह से सदन में उल्लेखित करना। किस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? हरियाणा में हम हरियाणा में जीते, हमने कर्नाटक में समर्थन प्राप्त किया है, और ये ठीक है कि केरल में और तमिलनाडु में हम उतने शक्तिशाली नहीं है, मगर हमारा संगठन है। पश्चिम बंगाल में भी हमें 10% से थोड़ा कम वोट मिला हुआ है। अगर आप वोट की बात करते हैं तो फिर 10% वोट की बात करिए। इस सदन में एक व्यक्ति की पार्टियां, एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है, हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं, और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुत्ते की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है।
लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे, वो सरकार किस कार्यक्रम पर बनेगी, वो सरकार कैसी चलेगी, मैं नहीं जानता। लेकिन जहां तक दलितों का सवाल है, शेड्यूल कास्ट के टोटल मेंबर्स हैं 77 और उनमें से 29 मेंबर्स बीजेपी के चुने गए। सीपीआईएम के 5 मेंबर हैं, सीपीआई 1 मेंबर है, कांग्रेस 15 मेंबर है, जनता दल 7 मेंबर है और सबसे ज्यादा हमारे मेंबर हैं। और एसटीसी में भी, शेड्यूल ट्राइब्स में भी टोटल नंबर ऑफ सीट इज 41, बीजेपी 11। हमारा जनाधार नहीं है, हमें लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। अगर आप हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। वो पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है, और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। तो ये थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो संसद के अंदर खड़े होकर कांग्रेस और विरोधी दलों को सच का आईना दिखा रहे थे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।